जब 2019 में पहली बार कॉमोडोर लोकेश बत्रा और अंजलि जी ने इस पे कागज़ निकाले थे आरटीआई द्वारा, तो दो चार चीज़ें उस समय पे सामने आई थी जो आज सच होके दिखने लगी हैं। दो चीज़ कि इलेक्शन कमीशन और उस टाइम में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो वार्निंग दी थी सरकार को, जो सरकार ने अनदेखी कर दी थी। एक कि जिस तरीके की ये स्कीम है, इसमें खोखली कंपनियां पैसा पॉलिटिकल पार्टीज़ को डालने का रास्ता मिल जाएगा उनको, और वो डालेंगी। दूसरा कि वो पैसा सच में किसका होगा, कहाँ से आएगा, इसका हिसाब कोई नहीं रख पाएगा। उस टाइम तो अनदेखा कर दिया गया। 5 साल बाद जब अब ये कागज़ बाहर आए हैं तो इस सब चीज़ों की पुष्टि हुई है। उसके मैं कुछ उदाहरण जो हम लोगों को दिखे रिपोर्टर्स कलेक्टिव में, मेरे कोलीग श्री गिरीश जलिहाल, तपस्या वगैरह ने जो निकाले हैं कागज़, और ये निकलते हैं एक तो जो एसबीआई ने फाइनली कागज़ दिए जोड़ने के कि किसने किसको बॉन्ड दिया, एक तो वो हिस्सा, और दूसरा हिस्सा बनता है कि इन कंपनियों के कॉरपोरेट रिकॉर्ड्स हैं क्या, ये लोग क्या धंधा सच में करती थी, कहाँ करती थी, क्यों करती थी और किस लिए करती थी। उसको जोड़ के जो हम लोगों को समझ आया कि ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कोई मुनाफा नहीं कमाया, 1 रुपया नहीं कमाया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ देती चली गई। इसका हम लोग तो यही अपने में, अगर हम माने कि आप अपने लिए कुछ ना कमा रहे हो और अपना पेट काट के किसी और को पैसा देते चले, तो ये बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो 100 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ बिना एक मुनाफा कमाए या बहुत कम मुनाफा कमाए नुकसान में भी रह के पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा दिए जा रही थी साल दर साल। ऐसी कम से कम 16 कंपनियां हमने देखी, जिसमें साफ जाहिर होता है कि उन कंपनियों को अगर पुराने नियम लगे होते तो वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक साल में नहीं दे पाती, जबकि उन्होंने दिए 700 करोड़ से ज़्यादा रुपए। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने नियम बदल दिए थे जहां खोखली कंपनियां भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे सकती हैं। ऐसा भी साफ जाहिर हुआ कि कुछ कंपनियां हैं जिनका धंधा समझ ही नहीं आता, कहने को वो लॉटरी के धंधे में है या होटल का धंधा चला रही हैं, लेकिन अगर आप सच में उनके कागज़ टटोले तो आपको पता नहीं चलेगा वो पैसा आ कहाँ से रहा था। एक ऐसी कंपनी है जिसने सबसे ज़्यादा पैसा दिया और उसके अगेंस्ट सीएजी ने रिकॉर्ड्स पे लिखा है कि वो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा गबन करती थी। 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के पैसे गबन किए, साल दर साल किए, उनकी इंक्वायरीज चलती रहीं। वो पैसा उनकी बैलेंस शीट में भी नहीं दिखता था, वो उसमें से कुछ पैसा पॉलिटिकल पार्टीज़ को चला जाता था। वो कंपनी कभी बंद नहीं हुई, उन कंपनी के ऊपर रेड्स भी हुई, और वो कंपनियाँ आप सोच सकते हैं किन पार्टीज़ को उन्होंने पैसे दिए। कुछ ऐसी कंपनियां जिन्होंने कई पार्टीज़ को पैसे दिए। कुछ ऐसे एविडेंसेस भी सामने आए हैं, अगेन कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स देखने से ज़्यादा साफ जाहिर होता है कि कुछ कंपनियां ऐसी थी जो पैसे तब देती थी जब उनके यहाँ रेड हो जाती थी। अब एज अ जर्नलिस्ट मैं इसको इत्तेफाक भी मान सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता, बट ये अचरज भरा देश होगा जहाँ इतना सारा इत्तेफाक हो रहा है कि इतनी सारी कंपनीज़ के रेड्स हो रही है, और रेड्स होने के बाद वो एक ही पार्टी को पैसा देने के लिए थोड़ी विचलित होती हैं। एक तरीके से थोड़ी आयरनी भी दिखी कि हमें लगता था कि कॉरपोरेट्स थोड़ा अलग रहते हैं, बिजनेस से इतना डील नहीं करते, लेकिन इतना प्रेम कुछ कंपनियों में, कुछ पार्टीज़ के लिए देखने को मिला कि शायद हम लोगों में आपस में इतना प्रेम नहीं होता है कि पार्टी कुछ नहीं, कंपनी कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन हज़ारों करोड़ का निकाल के पॉलिटिकल पार्टीज़ को चुपचाप चंदे में दिए जा रही है। अगर आप उन लोगों के मालिकों को देखें तो उनकी ज़िंदगियाँ ठीक है, कंपनियाँ खोखली हैं, लेकिन पैसा चले जा रहा है। तीसरा जो हमने बहुत अगेन एक पूरा ट्रेंड दिख रहा था कि कुछ किस्म के धंधे हैं जहां से पैसा बहुत ज़्यादा निकाला जा रहा है, और वो इस किस्म के धंधे हैं जहां पे सरकार से लाइसेंस लेना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये पुराने ज़माने में लाइसेंस राज और ये सब शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, क्रोनी कैपिटलिज्म, उसके एविडेंसेस कि ऐसा अब हो रहा है और अभी भी चले जा रहा है, उतना ही प्रचलित है, वो सामने आने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स कॉरपोरेट्स के दिखे हैं। कुछ चीज़ें जो पहले भी पता थी वो कंफर्म हुई हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा भाजपा को मिला, जो शुरू से सब लोग, अंजलि जी, चोकर जी, सब बोलते आ रहे थे। ये स्कीम बनी ऐसी है कि जो सत्ता में बैठेगा वही सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि जबकि इसको एक सीक्रेट स्कीम बोला जा रहा था। ये कागज़ भी सामने आए, एसबीआई बहुत दिन तक झूठ बोलता है, और जैसे प्रशांत जी ने बोला फाइनली सच बाहर आया
कि सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एक पूरा ऑडिट ट्रेल रखा होता था ये जानने तक कि वो किस टेलर पे, किस ब्रांच में, किस शहर में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया और किस टेलर ने किस ब्रांच में किस पॉलिटिकल पार्टी को वो फाइनली पैसा दिया। ये पूरा ऑडिट ट्रेल एसबीआई रखता था। ये एविडेंसेस भी रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बाहर निकाल के दिखाया कि स्टेट बैंक अपने पास ही नहीं रखता था। कुछ केसेस में स्टेट बैंक फ़ोन करके वित्त मंत्रालय से पूछता था कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्या करें। एक खास केस आया जहां इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्सपायर हो गए थे क्योंकि वो सिर्फ 15 दिन में इनकैश करने होते हैं। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी पहुंची स्टेट बैंक में और बोला कि ये पुराने हो गए लेकिन इस पर फिर भी आप हमें नकद दे दें। तो स्टेट बैंक ने वित्त मंत्रालय को फ़ोन किया कि ये 20 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे पास पहुँचे, वैसे तो ख़त्म हो चुके हैं पर इसका क्या करें। तो वित्त मंत्रालय ने रिकॉर्ड पे उनको बोला इस पार्टी को इनकैश करने दो। वो पार्टी भाजपा थी। तो उससे ये साफ हुआ कि ऐसा नहीं कि एसबीआई अकेले काम कर रहा था। एसबीआई पूरे इंस्ट्रक्शंस लेता था फिनेंस मिनिस्ट्री से हर कदम पे कि कहाँ ब्रांच खुले, कहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड बिके, कितने बिके, किस किस्म के बिके। ये पूरे डिटेल 24 घंटे 48 घंटे के अंदर वित्त मंत्रालय को देता था जब भी वित्त मंत्रालय उनसे मांगता था। ये चीज़ें पहले भी वाकिफ़ हम लोग थे इससे, लेकिन ये एविडेंसेस पिछले कुछ दिनों में बाहर आए हैं। साथ में जो एसबीआई ने फाइनली सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत जी और चोकर जी के केस में जो लिखा, कई दिन तक जैसे प्रशांत जी बोलते रहे कि 3 महीने लग जाएंगे, 4 महीने लग जाएंगे। जब उन्होंने फाइनली अपना बयान दिया कि हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, साफ हो गया कि वो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से बैंक के पास रखी थी कि वो चाहते तो पहले दिन के कुछ घंटों में ये सारा डेटा बाहर ला सकते थे। वो नहीं लाए और जब कल बाहर आया तो कई जर्नलिस्ट, हम में से कोई बैंकर है नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि उतने विद्वान है जितने बैंक एसबीआई में काम करने वाले, लेकिन एवरेज तौर पे, औसत तौर पे किसी को आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगा उनको जोड़ के दिखाने के लिए कि किस कंपनी ने किस पार्टी को पैसा दिया है। ये भी सच है कि सिर्फ बीजेपी या भाजपा ने पैसा नहीं कमाया, कई रीजनल पार्टीज़ भी हैं टीएमसी जैसी जिन्होंने इसमें पैसा कमाया है। लेकिन ये बात साफ है, 2 चीज़ें बहुत साफ है कि जो स्कीम बनी थी वो केंद्र में सत्ता में जो होगा उसकी मदद करने के लिए ज़्यादा बनी थी। दूसरा, ये स्कीम में पूरी गुंजाइश थी कि जो सत्ता में दिल्ली में होगा, अगर वो तंत्र को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा कई लोगों से जाने अनजाने अनचाहे पैसे ले सकता है बिना आपको और मेरे को पता चले। अगर ये केस ना हुआ होता और ये डेटा बाहर ना आया होता तो हम लोग के पास सिर्फ इतना एविडेंस था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन कौन किसको दे रहा है इसके शायद एविडेंस ना मिलते। हमने स्टोरी ऐसी करी है जहां एविडेंस है कि करीबन 100 क्लियरेंसेस हैं जो इन कंपनीज़ ने लिए जिन्होंने चंदा दिया। अब अगेन ये नहीं कहा जा सकता कि वो सारे 100 क्लियरेंस के लिए कुछ पैसा दिया, क्या दिया, लेकिन वही शक उठता है कि अगर इस देश में धंधा करने के लिए आपको पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा ही देना पड़ेगा, फिर कौन सा धंधा साफ है? जो अच्छे तरीके से धंधा करना चाहते हैं वो कैसे कर पाएंगे? तो एक तरीके से जो हमारे क्रोनी कैपिटलिज्म जो चल रहा था उसको हम लोग सुनते थे कि ख़त्म हो गया है, उसके ऊपर से एक पर्दा हम लोगों के लिए एक पत्रकार के तौर पे वो उतरा और एविडेंसेस साफ आए कि कुछ कई चीज़ें एकदम बदली नहीं है। वो लाइसेंस राज, क्रोनी कैपिटलिज्म, शेल कंपनीज़, काले धन को सफ़ेद करने के तरीके, वो सब उतने ही बने हैं, शायद थोड़े बढ़ गए हैं। मैं इस पे पॉज करूँगा क्योंकि बाकी चीज़ें एक्सपर्ट्स को बोलना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की पिटिशन नहीं थी, इसमें कॉमन कॉज जिसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ट्रस्टी हमारे साथ हैं अंजलि, कॉमन कॉज वॉज द को पटिशनर। और मैं इसको साफ करना चाहता हूँ, ये सिर्फ एडीआर का काम नहीं है, इसमें कॉमन कॉज भी शामिल था और बहुत से लोग शामिल थे। तो अगर जो भी हुआ है, जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको तो आप देख रहे हैं, बहुत से लोग हमारे पीछे थे जो इसमें शामिल हैं। मैं चाहता हूँ उनके लिए भी हम लोग सब शुक्रिया अदा करें। और सबसे ख़ास एक आदमी जो यहाँ नहीं है वो है कमोडोर लोकेश बत्रा। उन्होंने बहुत मेहनत की है और मैं चाहता हूँ उनका नाम भी हम लोगों को याद रखना चाहिए। दूसरी बात,
one thing which I want to clarify is how did it petition come about? The electoral bond scheme was announced on the 1st of February 2017. जिस दिन ये अनाउंस हुआ उसी दिन समझ में आ गया था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो हम लोगों ने प्रशांत जी की मदद से और कॉमन कॉज के साथ लेके सितंबर 2017 में पिटीशन फाइल की। स्कीम नोटिफाई हुई 2018 में, जाके फाइल पहले हो गया था। तो फाइल हो गई और वो स्कीम कोर्ट में मामला चलता रहा। जब वो और इन्फॉर्मेशन आई नोटिफिकेशन के बाद तो पता लगा और भी गहरी बातें हैं, और जो अंजलि जी ने और लोकेश जी ने निकाला और नितिन जी ने उसका चिट्ठा साफ किया, उससे तो बहुत बड़ी आंखें खुली। तो वो चलता रहा। 2019 में इलेक्शन आया। हमने उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दी कि इसको ज़रा जल्दी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पर ज़्यादा गौर नहीं किया। इलेक्शन आया 2019 का और चला गया। किसी ने ये नहीं कहा कि इस पिटीशन का इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा। उसके बाद जब जब कुछ हुआ तो हमने, प्रशांत जी बैठे, हमने 5 एप्लीकेशन दायर की। 2 तो स्टे के लिए थी और 3 थी अर्ली हियरिंग के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 हियरिंग हमारी की, एक 2019 में, एक 2022 में, लेकिन वो सब्सटैंटिव हियरिंग नहीं थी, दे वर परफेक्टरी हियरिंग्स। फाइनली द कोर्ट डिसाइडेड टू टेक इट अप इन October 2023 and it reserved this judgment on November 2, 2023. Now, the comment I want to make is the court could have taken it up in 2018. अगर कोर्ट इसको 2018 में सुन लेती तो शायद हम इस वक्त 500 करोड़ या 1000 करोड़ की बात कर रहे होते, लेकिन अब हम कर रहे हैं 18,000 करोड़ की। दूसरी बात, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा 2 नवंबर 2023 को। अगर वो ये फैसला 1 जनवरी 2024 को सुना देते तो शायद कुछ और काम हो जाता इलेक्शन से पहले। ये भी हो सकता था कि कोर्ट इसका फैसला 4 जून 2024 को सुनाती। हमें नहीं पता कोर्ट ने ये क्यों सुनाया 15 फरवरी को। लेकिन जिस दिन से ये सुनाया गया है, ये पूछा जा रहा है, ख़ास तौर पे मैं अपनी तरफ से ये कहता हूँ कि इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमने ये चुनाव के लिए फाइल नहीं की थी। हमने ये राजनीति में, राजनीतिक चंदे में स्वच्छता लाने के लिए दायर की थी। और मेरे पास हमारी प्रेयर की कॉपी है, उसमें ये था कि इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए और जो कानून 4-5 बदले गए हैं उनकी अमेंडमेंट्स को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया जाए। ये जो सूचना बाहर निकली है डिटेल्ड, ये मैं सुप्रीम कोर्ट को श्रेय देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी मर्ज़ी से की है। और ये सुप्रीम कोर्ट की दूरदर्शिता की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने सोचा सिर्फ स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल रखने से क्या होगा जब तक ये सूचना बाहर नहीं निकलेगी। और सुप्रीम कोर्ट की जो इस पे सख्ती है वो सब ने देखी। पिछले 4-5 दिन में स्टेट बैंक ने कितनी दफ़ा क्या कहा और कितनी दफ़ा क्या हुआ। तो इसका इलेक्शन पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा हमें नहीं पता, ना हमारी इच्छा इलेक्शन को अफेक्ट करने की है। हम राजनीतिक पारदर्शिता चाहते हैं, इससे राजनीतिक पारदर्शिता ज़रूर होगी, उसमें कोई शंका नहीं है। इसमें से जो बातें निकली हैं, नितिन ने आपको बहुत कुछ बताया, बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, द कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नेक्सस विच ऑल ऑफ अस न्यू बट देयर वाज नो प्रूफ। इस मामले के बाद कोई मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान में ये तो कह नहीं सकता कि पॉलिटिकल कॉर्पोरेट नेक्सस नहीं है। और अगर कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नेक्सस है तो जो गरीब आदमी हैं उनका क्या होगा, उनकी वोट का क्या फ़ायदा है। तो देयरफॉर दिस इज़ अ मेजर इम्प्रूवमेंट टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। और इस पे अभी बहुत काम बाकी है। बहुत तो नितिन जैसे लोग भी कर रहे हैं, आपकी सब चैनल वाले भी कर रहे हैं, अखबार वाले भी कर रहे हैं, एक बड़े छोटे दौर पे हम भी कर रहे हैं क्योंकि हम बड़ी छोटी सी संस्था है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि आगे क्या काम बाकी है, फिर उसके बाद मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। कॉमोडोर बत्रा ने स्टेट बैंक से पूछना शुरू किया कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड छपवाने पे कितने पैसे खर्च होते हैं। कॉमोडोर बत्रा बड़े काम के आदमी हैं,
तो उन्होंने बार बार पूछा और ये समझ में आया कि कई करोड़ रुपए के खर्चे, ये बॉन्ड छापने में खर्चा लगा। वो खर्चा किसने दिया? बत्रा जी ने वो भी पूछा। वो खर्चा वित्त मंत्रालय ने दिया। जब आप बैंक में जाते हैं एक ड्राफ्ट बनवाने, तो आपको मुफ्त में तो कहीं मेरे ख्याल में तो नहीं मिलता होगा, वो कमीशन देना पड़ता है। कुछ भी काम हो, चेकबुक लेनी है तो कमीशन। इलेक्टोरल बॉन्ड छपने का और हैंडलिंग चार्जेस जितने स्टेट बैंक के थे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिए हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जो पैसा है वो मेरे ख्याल में हम सबका है, जनता का पैसा। राजनीतिक दलों को कंपनियां चंदा दे रही हैं, उसको करवाने के लिए जो खर्चा है वो हम लोग दे रहे हैं। ऐसी चीज़ें अभी बहुत निकलनी बाकी हैं। ये एक ही उदाहरण दे रहा हूँ। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस डेटा को खंगालिए और बड़ी पतली छलनी से खंगालिए। ऊपर की बातें जो अभी निकल रही हैं, ये तो बिल्कुल वो अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो बड़ी बातें हैं। भाई उसने 1,000 दे दिया, उसने 6,000 दे दिया, लेकिन इसकी गहराई में जाने की ज़रूरत है। उसमें शायद 5-10 साल लगेंगे। मैं 5-10 साल शायद नहीं रहूँगा, लेकिन आप मैं देख रहा हूँ बड़े नौजवान लोग हैं, तो सबको इसमें जुड़ना है और इसको जड़ तक ले जाना है। कि जो ये जजमेंट आई है वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री है हम सभी लोगों के, देश में जो भी नागरिक है, हम सभी के सूचना के अधिकार के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत ने, कपिल सिब्बल जी वो हमारे साथ शायद अभी जुड़ेंगे, इस पूरी बात को रखा, चर्चा की उस पर। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट दी है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को गैर संवैधानिक बताया गया है और उसके साथ उसको लाने के लिए जो तमाम कानूनों को बदला गया था उसे गैर संवैधानिक बताया गया है, वो इसी बिना पे बताया गया है कि ये हमारे जानने के हक को, वोटर के जानने के हक का हनन करती थी ये स्कीम, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और सीधी बात यही है कि हम जब शुरू से कहते हैं, ADR हो, NCPRI हो, तमाम संस्थाएं हैं जो कहती हैं, जो मूवमेंट है राइट टू इन्फॉर्मेशन की, कि हम कहते हैं कि पॉलिटिकल करप्शन जो है वो फाउंटेन हेड है हमारे देश में भ्रष्टाचार का। और वो इसीलिए होता है क्योंकि जो कंपनियां हैं वो पैसे देती हैं, अपने फ़ायदे के लिए चंदा देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जिससे कि वो अपने फ़ायदे का काम करा सके, ना कि जनहित का काम कराएं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है उसमें वही कहा उन्होंने कि जो चंदा दिया जाता है, बड़ा चंदा दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंपनियों द्वारा, कंपनियां अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए चंदा दे रही हैं। इसलिए क्विड प्रो को की बात करी सुप्रीम कोर्ट ने। और अगर हम देखें कि क्विड प्रो को क्या है, वो एक तरह से हाईएस्ट, बिगेस्ट टिकट करप्शन की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि जो सूचना सारी बाहर निकलती आई है उसमें स्पष्ट है कि 95% के करीब जो बॉन्ड्स हैं वैल्यू टर्म्स में, वो 1 करोड़, मतलब सबसे हाई डिनोमिनेशन के बॉन्ड्स बिके। और आज जब सूचना बाहर आई है, सारी सूचना नहीं आई है बाहर, लेकिन जो सूचना बाहर आई है उसमें ये समझ आ रहा है कि किस तरह से कंपनियों ने, बड़ी कंपनियों ने और छोटी कंपनियों ने चंदा दिया है, पार्टीज़ को चंदा दिया है। और आज आप और हम उस सूचना के साथ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं और कुछ अभी कोशिश जारी है कि ये किस कारण से चंदा दिया गया था, क्विड प्रो को क्या था, वो कंपनियां क्या चाह रही थी और जो पावर में पार्टीज बैठी हैं वो पैसा लेकर उनके लिए क्या कर रही थी। अब अगर हम लोग सूचना को देखें जो हमारे सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 अप्रैल 2019 के बाद की सारी सूचना जो है वो लोगों के साथ शेयर करी जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू SBI शेयर करें। ये सूचना जो है ये 12,000 साढ़े 12,000 करोड़ रुपए की सूचना है, जबकि पूरे बॉन्ड जो बिके हैं
वो 16,500 करोड़ के करीब के बॉन्ड बिके हैं। तो इसका मतलब है कि 4,000 करोड़ रुपए के जो बॉन्ड बिके उनके बारे में अभी भी हमारे पास सूचना नहीं है कि वो बॉन्ड किसने खरीदे। और ये सूचना जैसे हम देख पा रहे हैं कितनी ज़रूरी है क्विड प्रो को, भ्रष्टाचार, किकबैक्स, इन सब को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी बहुत ज़रूरी है और जिसके लिए हमें आवाज़ उठाते रहना पड़ेगा, शायद कोर्ट में भी और कोर्ट के बाहर भी, कि ये जो 4,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जिनकी हमें सूचना अभी नहीं मिली है, जो 12 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए थे, वो भी पूरी सूचना हमारे सामने होनी चाहिए। सूचना क्या निकल के आ रही है, नितिन ने बहुत इसके बारे में चर्चा की, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर जो 3 या 4 मुख्य समस्याएं थीं उसके बारे में तो खुला हमें दिख रहा है कि कैसे जो चीज़ें हैं डॉट्स जुड़ रही हैं। अब वास्तव में क्या हुआ उसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन होनी पड़ेगी, प्रोब होना पड़ेगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि चंदा दे रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए कुछ ही दिन पहले या बाद में, जब उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं बड़े बड़े। तो क्या ये किकबैक्स है? ये एक बड़ा सवाल सामने आता है। इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है मामले के तह तक जाने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट इज़ बेगिंग टू बी आस्क्ड। दूसरी चीज़, क्विड प्रो को और एक्सटॉर्शन, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इतनी सारी कंपनियां हैं जहां पर ईडी के रेड होते हैं, सीबीआई के रेड होते हैं, आईटी डिपार्टमेंट रेड करते हैं और उसी दौरान कहीं ना कहीं वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं और कई जगह पर वो इलेक्टोरल बॉन्ड रूलिंग पार्टी को दिए जाते हैं, जो सेंटर पे रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या ये एक्सटॉर्शन के लिए हो रहा था कि रेड इसलिए पड़वाए जाते हैं कि पैसे वसूली की जा सके, या इसलिए हो रहा था कि उन्होंने कुछ गलत किया लेकिन रेड जब हो रहे हैं उन पे वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दे दें जिससे कि मामला ठंडे बक्से में चला जाए या रफा दफा हो जाए। तो ये भी इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो। शेल कंपनीज की बात हुई और ये बात भी शुरू से केवल हम ही नहीं कह रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने लगातार ये बात अपनी कम्युनिकेशंस में लिखी, जो कि आरटीआई लगाकर आरटीआई के ज़रिए से निकाली भी गई थी कम्युनिकेशंस। उसमें आरबीआई ने कहा कि सरकार ये कहकर बॉन्ड ला रही है कि हम काला धन खत्म कर देंगे, लेकिन ये बॉन्ड तो काला धन को और भी बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा? और इसके बारे में चर्चा मैं इसलिए कह रही हूँ ये कि आज अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जजमेंट की बात करते हैं तो सरकार के हाईएस्ट मिनिस्टर जो हैं वो आज ये कह रहे हैं कि ये तो एक तरह से अच्छी जजमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इससे तो हम इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले के सिस्टम में चले गए हैं जब कैश होता था और इलेक्टोरल बॉन्ड से कैश ख़त्म हो रहा था। ऐसा नहीं है, ऐसा पूरा का पूरा जो खेल है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर पूरी चर्चा करके उसको डॉक्यूमेंट किया है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से सीधा पूछ लिया जब उन्होंने कहा कि कैश कम हो जाएगा इससे, उन्होंने कहा कि क्या पॉलिटिकल पार्टी सब कैश से पैसा नहीं लेंगी? तो उनको कहना पड़ा कि नहीं, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे तब भी पॉलिटिकल पार्टीज कैश के थ्रू पैसा ले सकती थी, तो जो कैश की पूरी पैसे आते थे वो वैसे भी चल सकते थे। इसका मतलब दूसरी चीज़, ये जो बॉन्ड्स हैं ये फॉरबिडन थे फ्रॉम ट्रेडिंग, लेकिन कोई सेफ गार्ड नहीं था। इसका मतलब ये कि कोई जाकर एक बैंकिंग चैनल से अपना केवाईसी देकर बॉन्ड परचेज कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड बिक सकता है फॉर अ कंसिडरेशन, तो किसी और के पास कैश है वो बॉन्ड को जाके खरीद लेंगे जिन्होंने परचेज किया। जो डोनर है डजंट हैव टू बी द परचेजर ऑफ द बॉन्ड। तो मतलब काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा एक सिस्टम तैयार हो गया था। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा है और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये तो क्लाइंटलिज्म हो गई। मतलब जो कंपनियां हैं वो पैसे दे रही हैं अपना काम कराने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो सत्ता में बैठी हैं।
और इसमें मुझे लगता है कि सबसे एक जो अहम सवाल है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए, वो है इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल है हमारे लोकतंत्र में, वो जो ये पूरा केस दर्शाता है। पहली चीज़, बार बार जो प्रशांत ने कहा, जो जगदीप जी ने भी कहा कि एसबीआई ने आकर सूचना देने की बजाय कहा हम इलेक्शन के बाद सूचना देंगे, 4 महीने बाद, क्योंकि हमें इतनी समय लगेगा सूचना आने में। और अब जब फटकार पड़ी तो चंद ही दिनों में सूचना बाहर आ गई। तो एसबीआई किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, और एसबीआई का क्या कैप्चर है? क्या सबसे बड़ा बैंक है हमारे देश का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या ये एसबीआई इंडिपेंडेंटली और सही तरीके से काम कर रहा है? बड़ा सवाल। दूसरी चीज़, ईडी, सीबीआई हमारी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग बॉडीज़ हैं जिनका काम है निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन करना। अगर ये पता चल रहा है कि ईडी, सीबीआई के छापे पड़ने के अराउंड ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दिए जाते हैं उन लोगों के द्वारा जिनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं, तो ये उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर प्रशांत जी बात भी करेंगे कि हु इज़ गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द इन्वेस्टिगेटर्स, क्योंकि उनको भी तो पूरा क्या रोल था उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और अगर आप देखें, हम सुप्रीम कोर्ट को आज कह रहे हैं कि बहुत अच्छा जजमेंट आया है, लेकिन क्या इस जजमेंट को आने में 7 साल लगने चाहिए थे? एक जनरल इलेक्शन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पैसे के साथ 2019 में हुआ, फिर इतने स्टेट इलेक्शंस हुए हैं इस चंदे के साथ, जो कि पूरी तरह से देश में लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और अब जब ये जजमेंट आया है, बिल्कुल एक और चुनाव सामने है, जो पैसे बटोरे जाने थे वो बटोरे गए हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आज नहीं सवाल उठ रहा कि इतना समय इतनी ज़रूरी जजमेंट देने में क्यों लगा? और ये सवाल भी हमें पूछते रहना होगा। और मैं केवल एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगी कि आज हम कह रहे हैं कि हर तरह से जो लोकतंत्र है उस पर प्रहार चल रहा है। और अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनको कि गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज जब दिल्ली चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी की बात हुई, रिमांड की बात हुई, तो कोर्ट के अंदर ये कहा गया, उनके अप्रूवर का नाम लिया गया शरद चंद्र रेड्डी जो हैं। और अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड में जो डेटा निकला है उसको अगर हम देखेंगे तो शरद चंद्र रेड्डी जो हैं उनकी औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड करके कंपनी है। और वो दिख रहा है उस पूरी सूचना जो बैठ के अब सारे जर्नलिस्ट जिसको देख रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए उनकी कंपनी ने चंदे में दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू 5 दिन बाद जब वो अरेस्ट हुए उसके। और उसके बाद भाजपा को वो पैसे गए। तो ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी खरीद के उन्होंने दे दिए, भाजपा को चंदा दिया। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में बेल जब उन्होंने अप्लाई करा बेल लेने के लिए, मई 2023 में उनको बेल दे दी गई। लेकिन इसमें ज़रूरी बात क्या है, ईडी ने बेल को अपोज नहीं किया। आप खुद सोचिए कितने केसेस हैं जिसमें ईडी बेल को अपोज नहीं करता है। ईडी ने बेल को अपोज नहीं किया, मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल दी गई। जो हमें समझ में आई है बात अभी तक, इसकी आप लोग और पुख्ता सूचना निकालिए, उनकी कमर लोअर बैक में दर्द था, ये मेडिकल ग्राउंड था और उन्हें बेल दी गई। ईडी ने उस बेल को अपोज नहीं किया। और फिर जून 2023 में 1 महीने के बाद रफली वो अप्रूवर टर्न हुए, उन्हें पार्डन मिल गया और 25 करोड़ के बॉन्ड और खरीद के चंद ही दिन बाद उनकी कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को दिए। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी बॉन्ड की जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है, ये सारी सूचना को बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है और जोड़ने की ज़रूरत है कि हमारे लोकतंत्र में आज क्या हो रहा है, हमारे इंस्टीट्यूशंस की क्या कहानी बता रही है ये, और जो हम देश में होता हुआ देख रहे हैं वो कैसे इन सब चीज़ों से, खेल के पैसे से जुड़ा है। 2G का एक घोटाला हुआ, कोयले की खदानों का, कोलगेट का घोटाला हुआ,
उसमें क्या था? उसमें ये था कि बिल्कुल आर्बिट्ररी तरीके से 2G के लाइसेंस दे दिए गए और कोयले की खदानें दे दी गई। उस केस में मनी ट्रेल नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या निकल कर आया है? देखिए, हम लोगों ने थोड़ी अभी प्रिलिमिनरी क्विक एनालिसिस करी है, और क्योंकि आधा इलेक्टोरल बॉन्ड 50% भाजपा को मिला है, तो हमने भाजपा की थोड़ी ज़्यादा गहन एनालिसिस करी। अब मैं आपको बता दूं कि 4 तरीके से या 3 तरीके से घूस ली गई इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए। पहला, जिसको हम कहते हैं चंदा दो और धंधा लो, यानी कि प्रीपेड। पहले आपने चंदा दिया, फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला। दूसरा, ठेका दो, ठेका लो, रिश्वत दो, यानी पहले आपको ठेका मिल गया, उसके तुरंत बाद या उसके जल्दी ही आपने इलेक्टोरल बॉन्ड उस पार्टी को दे दिए जिस पार्टी की सरकार ने आपको ठेका दिया। अब मैंने बोला भाजपा का हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया। प्रिलिमिनरी एनालिसिस में ये बात निकल कर आती है कि चंदा दो, धंधा लो, ठेका दो, रिश्वत दो में 1751 करोड़ के बॉन्ड दिए गए उन कंपनियों को जिनको भाजपा की सरकारों ने ठेके दिए। और ठेके कितने के दिए? 62,000 करोड़ के 62,000 करोड़ के ठेके दिए गए। अब देखिए, इसमें एक बात समझने की है, चाहे उसमें आपको या भाजपा को जो रिश्वत मिली बाय वे ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, चाहे वो 1751 करोड़ ही रही हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 62,000 करोड़ के दिए गए उन कंपनियों को जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। अब क्यों हम कहते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि भाई ये तो कंपनियों का पैसा है, उन्होंने दे दिया, उससे जनता का क्या लेना देना। ठीक से देखिए तो ये जनता का पैसा है, क्योंकि जनता का पैसा इन कंपनियों को इन सरकारों ने जनता का पैसा ठेके के तौर पर दिया है और 62,000 करोड़ दिया है। और उसमें कितना अवैध दिया है ये तो कहा नहीं जा सकता कि मतलब अगर इसमें घूस की बात नहीं होती, चंदे की बात नहीं होती, तो ये 62,000 के कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है 40,000 के ही होते, यानी हो सकता है 20,000 22,000 करोड़ जनता की जेब में से निकल गया इस 1751 करोड़ के बॉन्ड के नाम पर घूस देने के लिए। उसी तरह से बहुत सारी कंपनियां 41 कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी, आईटी या सीबीआई ने रेड करे और उन्होंने चंदा दिया। 2,471 करोड़ का चंदा इन 41 ग्रुप्स ने दिया जिनके ऊपर सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स के रेड हुए। और ये चंदा देने के बाद उस रेड का क्या हुआ, कोई फॉलोअप किया गया कि नहीं किया गया? उनको छोड़ दिया गया। और अगर छोड़ दिया गया, जैसे कि नितिन ने बताया, वो जो फ्यूचर गेमिंग जिसने सबसे बड़ा चंदा दिया है, उनके बारे में तो सीएजी ने बता दिया था कि इन्होंने कई राज्यों को लूटा। अब उनके ऊपर ईडी ने 2023 में
2023 में रेड करी, 2021 में 2023 में इनकम टैक्स और ईडी की रेड होती है, और उन्होंने भाजपा को तुरंत 60 करोड़ का उस समय चंदा दे दिया। टोटल तो भाजपा को उन्होंने कई 100 करोड़ का चंदा दिया था। और उसके बाद अगर ये आप लोगों के छानबीन का काम है कि उसके बाद अगर ईडी और आईटी का एक्शन रुक गया तो आप समझ लीजिए कि जनता का कितना नुकसान हुआ है। यानी कि हजारों करोड़ वो लूट रहे थे, उन्होंने उसके बाद कुछ 100 करोड़ का चंदा भाजपा को दे दिया, और फिर ईडी आईटी का एक्शन सब खत्म हो गया। तो यानी देश को, जनता को, पब्लिक एक्सचेकर को कितने हजार करोड़ का नुकसान हुआ उसके वजह से। मतलब ये वसूली का जो धंधा चल रहा था, इसमें पैसे तो 2500 करोड़ मिले भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, लेकिन इसमें कितने पैसे छोड़े गए जो जनता के पैसे थे, जो जनता के लिए वसूल होने चाहिए थे, उसका 5%, 2% लेकर बाकी पैसा छोड़ दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हम लोगों ने शुरू में जब बहस करी थी इस केस में, तो हम लोगों ने 3 ग्राउंड बोले थे। एक तो ये बोला था कि जनता के सूचना के अधिकार का ये हनन है, इस तरह के गुप्त बॉन्ड होना। दूसरा हमने बोला था कि ये करप्शन को, किकबैक्स को प्रमोट करेगा, और यही बात निकली, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोली, और अब खुलासा होने के बाद यही बात निकल कर आ रही है कि करीब करीब आधा या उससे ज़्यादा, आधे से ज़्यादा पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए मिला है वो घूस के तौर पर मिला है। घूस आप ले सकते हैं ईडी का डर दिखा के, आईटी सीबीआई का डर दिखा के, या घूस आप ले सकते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट देकर, कोई पॉलिसी बदल कर। जैसे एक कंपनी के बारे में निकला था कि उनके फेवर में पॉलिसी बदल दी गई और उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए गए। तो ये तो देखिए, ये तो एक जांच का विषय है कि इस सब की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये इस आज़ाद भारत का सबसे बड़ा करप्शन स्कैम उजागर हुआ है, और इसमें बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग इन्वॉल्व थे, इसमें कई तरह के ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थे, वो कंपनियां इन्वॉल्व थी जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिए और जिनको ठेके मिले या जिनके ऊपर से ईडी का हाथ खींच लिया गया, ईडी, आईटी, सीबीआई का। उसमें कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे, उसके बाद ईडी, आईटी और सीबीआई के लोग, जो लोग इसमें शरीक हो गए इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में कि इनका इस्तेमाल करके हफ्ता वसूला जाए, मतलब ये पैसा वसूला जाए, तो वो कौन थे, और सरकार और भाजपा के कौन लोग थे जो इस पूरे ये ट्राईपार्टाइट कॉन्स्पिरेसी हुई। और अगर ठेका देने की तो उसमें सरकार के और भाजपा के कौन लोग थे, और इन कंपनियों के कौन लोग थे जो उस कॉन्स्पिरेसी में, कि मतलब चंदा दो और ठेका लो वाली कॉन्स्पिरेसी में, जो कि सीधा सीधा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में करप्शन होता है। तो ये चीज़ बाहर आनी चाहिए, इस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। सवाल ये है कि तहकीकात करेगा कौन? जब इन एजेंसियों की ही तहकीकात होनी है तो कौन तहकीकात करेगा? ऑब्वियसली कोई इंडिपेंडेंट एसआईटी का गठन होना पड़ेगा अगर इसकी ईमानदारी से तहकीकात होनी है। लेकिन अभी तो आप लोगों को, आपकी सबकी ड्यूटी है कि इसकी पूरी छानबीन करिए कि भाई इन लोगों ने कब पैसा दिया, कब इनके ऊपर ईडी की रेड हुई या आईटी की रेड हुई, कब हाथ खींच लिया गया, उसके बाद कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो हम यही बता सकते हैं कि भाई बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी, आईटी का एक्शन हुआ, उन्होंने चंदा दे दिया, उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ ये आप लोग पता लगा सकते हैं। तो लास्ट बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया था 2019 में, और इसीलिए उन्होंने बोला है कि वो जो इंटरिम ऑर्डर की डेट थी 12 अप्रैल 2019, उसके बाद का ही डेटा उन्होंने ऑर्डर किया है देने के लिए। लेकिन
उसके पहले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों, इलेक्शन कमीशन को बोला था कि तुम पार्टी से पूछो कि उनको अभी तक जो बॉन्ड मिले हैं वो किसने दिए हैं, वो उनसे पूछो। इलेक्शन कमीशन ने पूछा, और बड़ी अजीब बात है कि छोटी छोटी पार्टियों ने तो बता दिया कि हमको किसने दिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी, इन लोगों ने नहीं बताया कि किसने दिए हैं। और एक पार्टी ने तो, जेडीयू ने तो ये कह दिया कि हमारे यहाँ कोई दरवाजे के नीचे छोड़ गया था। भाजपा वगैरह ने बोल दिया कि भाई हमको पता नहीं, हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। अरे आप 8,000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा ले लेते हैं और आप कहते हैं हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, हमको नहीं पता कौन दे गया। कमाल की बात है। तो कायदे से इन पार्टियों को भी ये सारा पूरा डेटा कायदे से बाहर आना चाहिए, 2019 के पहले का भी। और जैसे मैंने बोला, ये तो दिखाता ही है कि भाई हमारा जो पूरा लोकतंत्र है उसमें पैसे का कितना खेल हो गया है। कि देखिए, इलेक्शन में हर कैंडिडेट के ऊपर एक लिमिट होती है, 75 लाख कितना आप खर्च कर सकते हैं। यानी अगर भाजपा 500 कैंडिडेट लगाती है, एक कोई पार्टी 500 कैंडिडेट लगाती है लोकसभा में, तो टोटल वो 400 करोड़ से कम खर्च कर सकते हैं। और यहाँ आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ही ज़रिए सिर्फ 5-6 साल में सिर्फ एक पार्टी को, भाजपा को, 8,250 करोड़ सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से मिल जाते हैं। यानी कहाँ 400 करोड़, कहाँ 8,000 करोड़। अगर आपने कोई लिमिट लगाई है कैंडिडेट्स पर और कोई लिमिट नहीं लगाई है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, तो फिर कैंडिडेट्स के ऊपर लिमिट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो पार्टियां उससे 20 गुना 30 गुना ज़्यादा खर्च कर सकती हैं। और जो वो कैश की बात कह रहे थे ना कि भाई हम कैश ख़त्म करना चाहते थे पॉलिटिकल प्रोसेस से, इस वजह से हम इलेक्टोरल बॉन्ड लाए, वो कैश तो पूरी तरह से चल रहा है। अगर कैश ख़त्म करना था तो उसका बड़ा सिंपल तरीका था। जब आपने डिमोनेटाइजेशन किया तो आपने बोला कि भाई हम कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि लोग सिर्फ बैंक के ट्रांजैक्शन से पैसे का ट्रांजैक्शन लेन देन करें। ऑर्डिनरी लोगों को तो आप नहीं बाध्य कर सकते कि भाई आप सिर्फ बैंक से ही लेन देन करिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को तो कर सकते थे। एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बस अमेंडमेंट लाना था कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स विल ओनली टेक मनी एंड स्पेंड by banking channels and will not be entitled to take cash or spend in cash। अगर आप ये कर देते और अगर आपको पकड़ लिया गया कैश लेते हुए या देते हुए, तो फिर उसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इतना सा अमेंडमेंट लाना था, उससे कैश करीब करीब बंद हो जाता, लेकिन वो लाए नहीं और उल्टा इलेक्टोरल बॉन्ड ले आए, जिससे जो वाइट मनी भी था, जो बैंक के थ्रू भी था, वो भी सारा पैसा अवैध होकर इस तरह से घूस वूस के थ्रू दे दिया गया।